ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ मारवा हाउस में कुछ खुशियाँ लौट रही थी, वहीं गुलेरिया हाउस में करण की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अपनी बेटी समान बहू की बिखरती जिंदगी को किस तरह से सवारी, ये बात अंदर अंदर ही करण को खाए जा रही थी। अपने कमरे में करण एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठकर लगातार खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर मायूसी थी और उनकी आंखें अब पहले से ज्यादा बुझी हुई और ढली हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा थकान नजर आने लगी थी। करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन पर छाए उनके बेटे की मौत का बोझ अब बदल कर अपनी बहू और दुनिया छोड़कर जा चुके उनके बेटे के होने वाले बच्चे के भविष्य की चिंताओं ने ले ली थी। उनके सामने एक तरफ पिंकी और श्रेया थे, जिनको करण को ही संभालना था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अनिका की भी चिंता थी। पर अनिका को लेकर करण को इस बात की तसल्ली थी कि वो सुरक्षित अपने पति और अपने परिवार के पास है, मगर श्रेया परिवार के साथ रहकर भी परिवार वालों से दूर होती जा रही थी। उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी और कहीं न कहीं श्रेया की इस हालत का असर नन्हे से पिंकी के ऊपर दिखाई दे रहा था। पिंकी को लग रहा था मानो उसका बचपन अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जब से अनिका करण की जिंदगी में लौट आई थी, आकाश ने सारे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। करण की सेहत में काफी सुधार आ गया था। जो करण एक वक्त जीने की सारी उम्मीदें खो चुके थे और जिस करण के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी वक्त अपनी आखिरी सांसें ले सकते थे, वो पिछले कुछ महीनों से फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए थे मानो वो कोई 35-40 साल के ऐसे बिजनेस टाइकून थे जिनके सामने अभी बहुत बड़ी लंबी और बड़ा कैरियर बाकी था। यहाँ तक कि जब भी करण किसी भी ओकेजन पर या किसी पार्टी में शामिल होते थे, कई ऐसी औरतें जिन्होंने या तो डिवोर्स ले लिया था या तो काफी वक्त तक जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो कई बार करण से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश भी करती थी। आकाश और अनिका ने तो कई बार मजाक में करण को किसी के साथ डेट पर जाने के लिए भी उकसाया था, मगर आकाश और अनिका दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि करण ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था और वो थी अनिका की माँ स्वाति मल्होत्रा। स्वाति मल्होत्रा के अलावा करण ना तो किसी के बारे में सोच सकते थे और ना ही आगे सोचना चाहते थे। एक जिम्मेदार बेटा होने के नाते आकाश ने करण की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी और अनिका, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थी, उसने करण की ऐसी देखभाल की थी और ऐसे ट्रीटमेंट दी थी कि करण, जो कुछ अरसे पहले तक मौत की दहलीज पर खड़े थे, वो अब बुढ़ापे से वापस जवानी की दहलीज पर कदम रखने जा रहे थे। करण रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि अचानक जिंदगी में लौट आई खुशियां कहाँ गायब हो गई। उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया था। बेटे के साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो अपनी यादाश्त खो बैठी। मगर करण को अनिका के लिए कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि अनिका इस वक्त कम से कम अपने परिवार के साथ थी और सुरक्षित थी। करण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका के साथ उसका पूरा परिवार है, जो हर हाल में उसका ख्याल रखेगा और कहीं न कहीं अनिका उनके पास ही थी। मगर करण ने अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था और साथ ही साथ गुलेरिया परिवार का सुख चैन भी हमेशा हमेशा के लिए आकाश के साथ ही कहीं खो गया था। दिन रात सोते जागते करण के सामने अब बस श्रेया और पिंकी का चेहरा नजर आता था और जब भी नन्ही सी पिंकी और श्रेया का चेहरा करण को नजर आता था, करण की आंखों में आंसू बहने लगते थे। उन्हें इसी बात की चिंता होने लगती थी कि दोनों के सामने इतनी बड़ी जिंदगी है, उसको वो किस तरह जिएंगे, किस तरह से आने वाली मुसीबतों का सामना करेंगे। करण जब भी चेयर पर बैठकर ये सब सोचने लगते थे, उनको पुराने पल याद आने लगते थे जब गुलेरिया परिवार में सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी। एक वक्त था जब गुलेरिया हाउस में सब कुछ सही चल रहा था। घर के अलावा बिजनेस में भी आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पर पहुंचा दिया था। मगर आकाश की मौत के बाद सब कुछ अचानक से
बिखरता हुआ नजर आने लगा था। वैसे तो कहा जा सकता था कि बिजनेस टाइकून करण इमोशनली काफी स्ट्रांग थे। जवानी के दिनों में करण के बिजनेस ने दुनिया में रहते हुए कई बार लोगों के दिलों में अपना खौफ भी पैदा किया था। ये खौफ होना जरूरी भी था। करण एक जिम्मेदार नागरिक थे और कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, मगर अपने अधिकारों को बचाने के लिए वो दुश्मन का सामना अच्छी तरह से करना जानते थे। उनके साथ जो इंसान जिस तरह से पेश आता था, करण उसके साथ उसी तरह से पेश आते थे। करण जवानी के दिनों में जिस तरह से चलते थे, जिस तरह के कपड़े पहनते थे, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी हुआ करती थी, अनिका के लौटने के बाद करण उसी तरह की पर्सनालिटी वापस पा चुके थे। मगर आकाश की मौत ने करण को फिर से पूरी तरह से तोड़ दिया था और अब उन्हें ना तो जीने की कोई चाहत रही थी और ना ही उन्हें जीने का कोई मकसद नजर आ रहा था। मगर जब करण की आंखों के सामने श्रेया और नन्ही से पिंकी का चेहरा आता तो उन्हें एहसास होता कि जिस तरह से आकाश ने उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली थी, आकाश के जाने के बाद आकाश के परिवार की जिम्मेदारियां करण को पूरी करनी होगी। करण को अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता थी और वो अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे थे, लेकिन अब अंदर ही अंदर करण को ये डर खाया जा रहा था कि किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था। बस वो जानने से पहले श्रेया के पेट में पल रहे आकाश के होने वाले बच्चे का चेहरा देखकर जाना चाहते थे। करण अपने चिराग को देखकर मरना चाहते थे। यही उनकी अब आखिरी इच्छा रह गई थी। करण बस किसी तरह से जाने से पहले ये देखकर जाना चाहते थे कि श्रेया, पिंकी और आकाश के होने वाले बच्चे का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित था। और ऐसा होने के लिए श्रेया की मानसिक हालत को सुधारना बेहद जरूरी था। रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठे करण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन सोच सोचकर सवालों और चिंताओं के घेरे से घिर चुके थे। तभी उनके कमरे पर अचानक जोर जोर से किसी के नॉक करने की आवाज आने लगी। करण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आवाज लगाते हुए कहा, कम इन, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जैसे ही करण ने ये कहा तब करण के बेडरूम का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, करण ने देखा कि सिद्धार्थ गुलेरिया चेहरे पर काफी गुस्सा लिए कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। सिद्धार्थ को इस तरह से बौखलाया हुआ देखकर करण अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ को इस तरह देखकर हैरानी हो रही थी। उनको अंदर से कुछ अजीब लगने लगा था। इससे पहले कि करण सिद्धार्थ से कुछ कह पाते, सिद्धार्थ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए करण से कहा, देखिए चाचा जी, इस तरह से सब कुछ चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आकाश ने और आपने इतनी मेहनत से जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया था, वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम, इज्जत और शोहरत एक ही दिन में धूल और मिट्टी में मिल जाए। सिद्धार्थ को इतना बौखलाया हुआ देखकर करण ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ये सुन सिद्धार्थ और भी ज्यादा झल्ला गया। वो अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रहा था। सिद्धार्थ पूरी तरह से अपने गुस्से पर काबू खो चुका था। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज ऊंची रखते हुए करण से कहा, देखिए चाचा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह से श्रेया के हाथ में कंपनी की कमान देना ठीक नहीं होगा। आज सुबह से 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर चुके हैं। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर करण हैरान रह गए। उन्होंने जो सुना उन पर उनको यकीन नहीं हुआ। करण का सिद्धार्थ की बातों पर यकीन न करना बहुत मुश्किल हो रहा था। करण जहां अभी भी सोच में डूबे हुए थे, वहीं सिद्धार्थ गुलेरिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और तो और जो क्लाइंट्स हमें छोड़कर गए थे वो सारे के सारे क्लाइंट्स मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी छोड़कर गए हैं, वो ये बात मार्केट में फैला रहे हैं कि उन्हें सालों से जिस बात का डर था वही हुआ। आखिरकार एक डांसर इतने बड़े गुलेरिया ग्रुप ऑफ एम्पायर की मालकिन बन ही गई, और अब बड़े बड़े स्कूल एंड कॉलेज से ग्रेजुएट हुए लोग और जिन्हें सालों से बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है, उन सबको उस डांसर के नीचे काम करना होगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, करण ने अपनी आवाज तेज करते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम जानते हो तुम इस घर की बहू के बारे में बोल रहे हो। तुमने ये सब बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा? बाहर लोग सुनेंगे तो जानते भी हो क्या वो सोचेंगे। करण की आवाज तेज होते हुए देखकर सिद्धार्थ ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा,
देखिए चाचा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, मगर आप मेरा मुंह तो बंद कर लेंगे, मगर बाहर वालों का क्या होगा? आप किन किन लोगों का मुंह बंद करवाएंगे? लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आकाश जैसे बिजनेस टाइकून को अपने रूप रंग के जाल में फंसाकर श्रेया ने शादी से पहले ही आकाश के बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद आकाश को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी में आई और जबरदस्ती इस घर की और कंपनी की मालकिन बन गई। करण अच्छी तरह से जानते थे कि 100 तरह के लोग 100 अलग अलग तरह की बातें करते थे और बड़े बड़े खानदान की बहुओं के बारे में इस तरह की बातें होना काफी कॉमन था। मगर करण खुद अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश और श्रेया के बीच कितना गहरा प्यार था और वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि लोगों का मुंह बंद करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था और ना ही उन्हें इसकी जरूरत महसूस होती थी। करण ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, देखो, हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ श्रेया के बारे में सोचना है, हमारे परिवार के बारे में सोचना है और हमारी कंपनी के बारे में सोचना है। ये सुनकर सिद्धार्थ का मन झल्ला गया, पर उसने अपने गुस्से को संभाल लिया और करण को पता भी नहीं चला। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, एग्जैक्टली चाचा, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमें अपनी कंपनी के बारे में सोचना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त परिवार कौन से मोड़ से गुजर रहा है। आकाश की मौत ने जितना आप लोगों को दुख पहुँचाया है उतना ही दुख मुझे भी पहुँचाया है। मैं भी अपने भाई की मौत को लेकर काफी सदमे में हूँ, मगर प्रैक्टिकल बात तो ये है कि इस वक्त किसी भी हालत में हमें हमारी डूबती हुई कंपनी को बचाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हर ब्रांच पर, हर बिजनेस पर ताला नजर आएगा। करण गुलेरिया ने सिद्धार्थ को एक चाटा जड़ दिया और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, यह मत भूलो कि तुम इस वक्त जिस घर में खड़े हो उस घर की एक एक ईंट मैंने बनाई है और उस घर की इमारत को बड़ा करने के लिए आकाश ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आकाश ने मरते दम तक अपने भाइयों से कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, ना तो बिजनेस में तुमने उसे कोई सपोर्ट दिया और ना ही पर्सनल जिंदगी में। आकाश का जो कुछ भी है वो सब कुछ श्रेया और उसके बच्चों का है, पर इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, मेरा भी नहीं, और इसीलिए लीगली और एथिकली आकाश की कुर्सी की असली हकदार श्रेया ही है। पिछली बार करण ने सिद्धार्थ को जो थप्पड़ मारा था उसकी गूंज पूरे गुलेरिया हाउस में सुनाई दी थी, मगर सबसे ज्यादा उस थप्पड़ की गूंज कहीं सुनाई दे रही थी तो वो सिद्धार्थ के दिल में थी। आज थप्पड़ खाने के बाद सिद्धार्थ वैसे तो काफी शांत नजर आ रहा था, मगर मन ही मन उसके दिल की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। यह पहली बार नहीं था जब सिद्धार्थ की इंसल्ट हुई थी। आकाश के जाने के बाद यह दूसरी बार था जब सिद्धार्थ को इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा था। सिद्धार्थ और करण दोनों एक बात नहीं जानते थे कि करण गुलेरिया के बेडरूम के बाहर करण गुलेरिया के लिए चाय लेकर आई नंदिनी सब कुछ छुप छुप कर सुन रही थी। नंदिनी भी अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आकाश की मौत के बाद नंदिनी के पति सिद्धार्थ का बिहेवियर काफी अजीब हो चुका था। कुर्सी पाने के लिए वो तरह तरह की उठपटांग बातें कर रहा था, यहाँ तक कि उसने आज करण के सामने श्रेया को पागल तक कह दिया था। नंदिनी खुद भी अच्छी तरह से जानती थी कि यह वो वक्त था जहां पूरे परिवार को एक होकर श्रेया को सपोर्ट करना था। श्रेया की इस मेंटल हालत में सुधार लाने के लिए गुलेरिया परिवार को ही श्रेया का सहारा बनकर खड़ा रहना था, और ऐसे वक्त में अगर परिवार के लोग ही श्रेया के बारे में इस तरह की बातें करने लगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीद की जा सकती थी। हालांकि नंदिनी को इस बात का बड़ा दुख हुआ था कि सिद्धार्थ को इस तरह जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था, मगर मन ही मन वो अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धार्थ ने भी जो बात कही थी वो माफी के लायक नहीं थी। सिद्धार्थ अपने गालों पर हाथ रखकर करण की बेडरूम से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ जब बाहर निकला तब उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि दरवाजे के ठीक पीछे नंदिनी अपने हाथ में चाय का कप लेकर खड़ी थी। सिद्धार्थ अपनी जिल्लत अपने चेहरे में समेटे हुए अपना सर झुकाकर बस करण के कमरे से बाहर निकलकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। नंदिनी को एक तरफ इस बात का भी एहसास था कि सिद्धार्थ ने श्रेया को पागल कहकर बहुत गलत किया था, मगर दूसरी ओर अपने पति पर तरस भी आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ पहले कई दिनों से इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा था। अपने पति को समझाने के लिए चाय का कप वहीं कॉरिडोर की एक बेंच पर रखकर नंदिनी अपने पति का पीछा करने लगी।
सिद्धार्थ और नंदिनी जब से गुलेरिया हाउस में आए थे, उनका बेडरूम सेकेंड फ्लोर पर अरेंज करवाया गया था, जबकि करण बिल्डिंग की छठी मंजिल पर रहा करते थे। ज्यादातर गुलेरिया परिवार के लोग ऊपर नीचे आने जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे और सिद्धार्थ भी ऐसा ही करता था। मगर अपने चेहरे पर जिल्लत समेटकर सिद्धार्थ आज सीढ़ियां उतरकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। नंदिनी भी सिद्धार्थ का पीछा करती हुई सीढ़ियों से उतरकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से सिद्धार्थ को आवाज देकर उससे बात करना शुरू करे। वो सिद्धार्थ को इस बात का एहसास भी नहीं होने देना चाहती थी कि उसके कमरे के बाहर खड़े होकर करण ने सिद्धार्थ को जो तमाचा मारा था उसकी गोद सुन ली थी। नंदिनी जो ठीक सिद्धार्थ के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे की ओर जा रही थी, उसे इस बात का एहसास था कि सिद्धार्थ की ईगो को अब कितनी बड़ी चोट पहुंची थी। मगर अब नंदिनी ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में अपने पति को समझा कर रहेगी कि उसे इस तरह से श्रेया के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और श्रेया को और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। नंदिनी भी दिल ही दिल में यह चाहती थी कि भले ही श्रेया कंपनी की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे, मगर बाहर से सिद्धार्थ उसे सपोर्ट करता रहे। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मदद करने के लिए सिद्धार्थ को किसी कुर्सी या ओहदे पर बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपना फर्ज बाहर रहकर भी निभा सकते थे। यही सारी बातें अपने मन में लिए नंदिनी सिद्धार्थ का पीछा करने लगी। सिद्धार्थ जैसे ही अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ, सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ जोर से कमरे की दीवार पर मारा और फिर अचानक ही अपनी जेब से फोन निकालकर वो बालकनी की ओर चला गया। नंदिनी धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। नंदिनी ने देखा कि सिद्धार्थ कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि जब भी सिद्धार्थ मेंटली डिस्टर्ब होता था तो वो बालकनी में खड़े होकर एक आध सिगरेट का कस लगा लेता था। आज सिद्धार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद नंदिनी को इस बात का एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ जरूर बालकनी में जाकर सिगरेट जलाएगा। नंदिनी धीरे से चलकर बालकनी के पास पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति के गुस्से को किस तरह से शांत करे। जैसे ही नंदिनी बालकनी के पास पहुंची, नंदिनी ने देखा कि सिद्धार्थ ने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन पर एक नंबर डायल करने के बाद उसने अपना फोन अपने कानों से लगा लिया। नंदिनी पीछे ही खड़ी थी। इस बात का एहसास सिद्धार्थ को नहीं था। सिद्धार्थ ने फोन कनेक्ट होते ही ऊंची आवाज में फोन पर किसी से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने सोचा था कि पेड़ तो बुढ़ा हो चुका है, कुछ ही दिनों में बिखर कर गिर जाएगा, मगर हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पेड़ तो अब नए बीज बोने की बात कर रहा है। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर नंदिनी हैरान रह गई। नंदिनी ने इससे पहले भी सिद्धार्थ को फोन पर किसी को इसी तरह का बेतुका मैसेज टाइप करते हुए देखा था। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति किस तरह की प्लानिंग कर रहा था और वो ऐसी बातें किसके साथ कर रहा था। दिल ही दिल में अपने ही पति के लिए नंदिनी के मन में शक बढ़ता जा रहा था। अब तो नंदिनी को भी इस बात का डर लगने लगा था कि आकाश की कार का एक्सीडेंट एक मामूली कार एक्सीडेंट ना होकर कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा था। हालांकि नंदिनी अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर था और हमेशा ही बिना सोचे समझे फैसले लेता था, जिसकी वजह से कई बार बिजनेस में सिद्धार्थ को नुकसान उठाना पड़ जाता था। कई बार सिद्धार्थ के ऐसे स्वभाव की वजह से सिद्धार्थ का परिवार के लोगों के साथ काफी झगड़ा भी हुआ करता था। मगर कहीं न कहीं नंदिनी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धार्थ चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षी और अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, मगर वो दिल ही दिल में काफी अच्छा इंसान था। नंदिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए कभी इस तरह की कोई बात सोच भी सकता था। एक तरफ अपने पति के लिए नंदिनी के दिल में शक गहरा होता जा रहा था और दूसरी ओर वो ये जानना चाहती थी कि आखिर सिद्धार्थ किसके साथ बात कर रहा था। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से जान सकेगी कि सिद्धार्थ बार बार किसके साथ बात कर रहा था और किसके साथ कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा था। नंदिनी को कहीं न कहीं इस बात का भी डर था कि वो जो भी सोच रही थी वो गलत भी हो सकता था और अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ और उसके रिश्ते में काफी दरारें पड़ सकती थी। इसलिए बिना किसी सबूत के वो अपने पति पर किसी भी तरह का इल्जाम भी नहीं लगाना चाहती थी। नंदिनी सच्चे दिल से सिद्धार्थ को प्यार किया करती थी और सिद्धार्थ के स्वभाव को लेकर नंदिनी ने हमेशा से ही इसी तरह से सोचा था कि सिद्धार्थ के स्वभाव में कुछ हद तक बचपना था।
मगर वक्त रहते और उम्र के एक्सपीरियंस से सिद्धार्थ के स्वभाव में बदलाव आएगा। कहीं न कहीं नंदिनी उस बात का इंतजार करती रही, मगर सिद्धार्थ के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। आज सिद्धार्थ ने जो बात कही थी उससे नंदिनी के विश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। नंदिनी को हमेशा से इस बात का विश्वास था कि चाहे लोग सिद्धार्थ को अपॉर्चुनिटीस्ट कहें, मगर कहीं न कहीं सिद्धार्थ गुलेरिया परिवार के लिए हमेशा ही अच्छा ही सोचता था। मगर पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ के बर्ताव को लेकर और अब फोन पर सुनी बातों को देखने के बाद नंदिनी किसी भी तरह से इस बात पर यकीन कर लेना चाहती थी कि वो इस वक्त जो कुछ भी सोच रही थी वो सब गलत था। मगर नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि ये वक्त अब सिद्धार्थ के साथ बात करने का सही वक्त नहीं था। नंदिनी दबे पांव अपने कदम पीछे लेने लगी। सिद्धार्थ ने गुस्से से फोन एक टी पॉट पर रखा और अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसने सिगरेट जला ली। इससे पहले कि सिद्धार्थ को इस बात का एहसास होता कि वहां उसके साथ साथ और कोई भी मौजूद था, उससे पहले ही नंदिनी दबे पांव वहां से निकल गई। कमरे से बाहर निकलने के बाद नंदिनी बस बार बार अपने दिल में यही सोच रही थी कि वो किस तरह से इस बात का पता लगा सकती थी कि आखिर सिद्धार्थ फोन पर किसके साथ बात कर रहा था और कौन सी प्लानिंग थी जो सिद्धार्थ किसी और के साथ मिलकर कर रहा था। मारवा हाउस में धीरे धीरे खुशियां वापस लौट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित और उसके परिवार की गाड़ी फिर से पटरी पर आने की तैयारी कर रही थी। भले ही अनिका की यादाश्त चली गई थी, मगर अनिका अपनी ही समझदारी और सूझबूझ से अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। अनिका अपनी सूझबूझ और बच्चों के प्यार की मदद से फिर से अपने परिवार से जुड़ने लगी थी और फिर से अपनी रूटीन वाली जिंदगी के साथ जुड़ने लगी थी। हालांकि अनिका को अब भी इस बात का अफसोस था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद कुछ भी सही नहीं था। अनिका ने मन ही मन ये सोच लिया था कि जिस तरह की जिंदगी वो यादाश्त खोने से पहले गुजार रही थी, उसी तरह की जिंदगी वो वापस जीने लगेगी। बच्चों के प्यार के साथ, परिवार के सपोर्ट के साथ, वीडियो और फोटोग्राफ में ही देखे गए खुद के और परिवार के संबंधों को देखकर अनिका पुराने संबंधों के साथ नई यादें जोड़ने में लग गई थी। मगर मन ही मन अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो जो कुछ भी कर रही थी, भले ही उससे लोगों के लिए अनिका पहले वाली अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर अनिका के अंदर एक खालीपन था। उसके अंदर एक तलाश थी कि अपने आप को ढूंढने की तलाश। इस वक्त अनिका की जिंदगी में जो कुछ भी था वो सब कुछ उसे किसी ने बताया था। यहाँ तक कि अनिका का नाम अनिका है, ये बात भी उसे दूसरों से पता चली थी। अनिका जल्द से जल्द खुद को ढूंढना चाहती थी, अपने वजूद को ढूंढना चाहती थी। सुबह के वक्त जब बेडरूम में अनिका की आंखें खुली तो अनिका ने देखा कि बच्चे बड़े ही आराम से बिस्तर पर गहरी नींद में सोए थे। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि शायद जिंदगी में आज पहली बार अनिका बच्चों से पहले जागी थी। वो अनिका जो घंटों घंटों तक गहरी नींद में सोई रहती थी, उसकी नींद अब वक्त रहते पूरी हो जाती थी। अब अनिका को अपना रूटीन अच्छी तरह से पता था। उसे तैयार होकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। बच्चे जागे इससे पहले अनिका तैयार रहना चाहती थी। अनिका शावर लेने की तैयारी कर ही रही थी, तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। जैसे ही अनिका की नजर दरवाजे पर पड़ी, अनिका ने देखा कि रोहित चुपके से कमरे के अंदर आ रहा था। अनिका को जगा हुआ देखकर रोहित दंग रह गया। दबे पांव जब रोहित अनिका और बच्चों के कमरे के अंदर आया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि सुबह सुबह बच्चों से भी पहले अनिका जाग चुकी थी। रोहित इसलिए दबे पांव कमरे के अंदर आया था क्योंकि वो अनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहित चुपचाप आकर बच्चों को जगाना चाहता था क्योंकि रोहित जानता था कि कुछ ही देर में बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होने वाला था। सुबह का वक्त था और अनिका की आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही थीं। अक्सर जब अनिका सुबह जागा करती थी, उसकी आंखों में काफी नींद दिखाई देती थी, मगर इस वक्त जो अनिका रोहित के सामने खड़ी थी, ना ही उसके चेहरे पर सुस्ती नजर आ रही थी और ना ही अनिका की आंखों में वो आलस नजर आ रहा था जो पहले नजर आया करता था। रोहित अब मन ही मन ये सोचने लगा था कि यादाश्त जाने के बाद क्या अनिका के शरीर की कमजोरी भी गायब हो गई थी और अनिका पहले के मुकाबले काफी कम सोया करती थी। रोहित ने अनिका के अंदर बदलाव नोटिस किया था, मगर इस वक्त रोहित पूरी तरह से अनिका की बड़ी बड़ी कत्थई आंखों में खो गया था। अनिका की आंखों में काफी बेचैनी नजर आ रही थी, मगर कम से कम अब रोहित को इस बात की तसल्ली थी
कि रोहित को अब अनिका की आंखों में पहले की तरह अपने लिए डर नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अनिका के लिए रोहित का अनजानापन कम हो रहा था। हालांकि अनिका भी अभी भी रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी, मगर रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब रोहित को अनिका से पहली बार प्यार हुआ था, उसके बाद भी अनिका को पाने के लिए रोहित को कई महीनों का इंतजार करना पड़ा था। अनिका के प्यार में गुजरा हुआ हर पल रोहित को मंजूर था, क्योंकि रोहित उस वक्त भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि हर गुजरता पल रोहित और अनिका के बीच की दूरियां मिटा रहा था। और रोहित उसी तरह आज भी अपने प्यार को पाने के लिए इंतजार करने के लिए तैयार था। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। अनिका की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अनिका धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो रोहित को अपनी ओर आते हुए कैसे रोके। रोहित की नजरों में प्यार देखकर अनिका को काफी अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। अनिका अपनी नजरें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका ने जब बिस्तर पर देखा तो तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए थे। रोहित धीरे धीरे अनिका के बिल्कुल करीब आ गया और अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया। रोहित के हाथ ने जैसे ही अनिका को छुआ, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक बिजली का करंट दौड़ गया। अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस रोहित को देखती रही। धीरे धीरे रोहित अपना चेहरा अनिका के करीब लाता गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनिका ने तस्वीरों में और वीडियो में देखा था कि अनिका और रोहित के बीच में गहरा प्यार था। बच्चों ने ऐसी कई तस्वीरें खींची थी जहां रोहित अनिका से बेहद प्यार कर रहा था और अनिका को किस भी कर रहा था। अनिका अब यह बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जिस तरह अलेक्जेंडर, रिया, आर्यन उसके बच्चे थे, उस तरह उसके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पति था और उसके बच्चों का बाप था। मगर जब तक पुरानी अनिका इस नई अनिका को याद नहीं आ जाती, तब तक अनिका पूरी तरह से रोहित के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती थी। तभी अचानक रोहित ने अपने होठ अनिका के गालों पर रख दिया। अनिका के गालों पर एक किस देने के बाद रोहित ने मुस्कुराकर अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, गुड मॉर्निंग माई सनशाइन। मुझे आज भी वो हर दिन याद है जब सुबह उठकर मैं तुम्हें इसी तरह किस किया करता था, और आज मैं अपने आप को अनलकी मानूंगा क्योंकि हर बार की तरह मुझे रिटर्न किस नहीं मिलने वाली है। मगर मैं अपनी रिटर्न किस के लिए इंतजार करूंगा। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, मैं इंतजार करूंगा। तुम मुझे और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो, तब तक मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ये सिर्फ इसलिए किस थी क्योंकि मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि हम किस कदर एक दूसरे के प्यार में पागल थे। हम दोनों के लिए हम दो नहीं, बस एक ही थे। हम दोनों के बीच ना तो कोई राज रहा है और ना ही कोई पर्दा। अनिका अभी भी तेज सांसें ले रही थी और फटी हुई आंखों से रोहित का चेहरा देख रही थी। अनिका के शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया था। अनिका की सांसें काफी तेज हो चुकी थी। शर्म के मारे अनिका के गाल लाल होने लगे थे। रोहित के शरीर से आने वाली महक अनिका को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। कहीं न कहीं अनिका भी इस एहसास को, रोहित के स्पर्श को अपनाना चाहती थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी अनिका को ऐसा करने से रोक रही थी। जिस आदमी को अनिका के बच्चे पापा कहते थे, आयशा जिसे बेटा कहती थी, अनिका के खुद के पिता उसे अनिका का पति बता रहे थे। कहीं न कहीं अब भी अनिका को पूरी तरह से उस आदमी पर विश्वास नहीं था। अनिका के चेहरे की बेचैनी पड़ते हुए देखकर रोहित ने अनिका से कहा, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ और बच्चों को स्कूल छोड़ाओ। ड्राइवर तुम लोगों का नीचे इंतजार कर रहा है। इतना याद रखना, हर पल मेरे सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे और साये की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाकर रोहित की बातों का जवाब दिया। अनिका अच्छी तरह से इतना तो जान चुकी थी कि अनिका के परिवार के कई दुश्मन थे, जो पर्दे के पीछे रहकर अनिका के परिवार पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं न कहीं अनिका को अब तक ये भी पता लग चुका था कि अनिका की याददाश्त जाने के पीछे भी शायद परिवार के दुश्मनों का हाथ हो सकता था। मगर चाहे कितना भी जोर अनिका अपने दिमाग पर लगा ले, अनिका ये याद नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसके साथ किडनैपिंग के बाद क्या हुआ था। अनिका के गालों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने के बाद रोहित धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा।
जब रोहित मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा तब अचानक ही रोहित ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और अपनी जेब में हाथ डालकर रोहित ने फोन निकाला। रोहित ने अनिका की ओर मुड़कर देखा और कहा, अरे हाँ अनिका, ये तो मैं भूल ही गया। दरअसल यह फोन मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये एक प्राइवेट नंबर है, कोई चाहकर भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता। तुम्हारा ये फोन नंबर मैंने कुछ ही लोगों को दिया है, जैसे कि तुम्हारे पापा, मैं और माँ। तुम्हारे भाई मयूर गुलेरिया को भी मैंने तुम्हारा नंबर भिजवा दिया है। मैंने परिवार के सारे लोगों के नाम भी इसमें स्टोर कर दिए हैं। आज से ये मोबाइल फोन तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम हम में से जिसे चाहो जब चाहो कांटेक्ट कर सकती हो। मैंने सारे नाम इसमें फीड कर दिए हैं, मगर ध्यान रहे ये नंबर तुम किसी और को मत देना। तुम तो इस वक्त अपनी हालत अच्छी तरह से जानती हो सकता है कि हमारा कोई दुश्मन तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाकर तुम्हें या हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। रोहित ने जब वो फोन अनिका के हाथ में दिया तो अनिका ने वो फोन अपने हाथ में लेकर रोहित की ओर हैरानी से देखा। रोहित ने अनिका की आंखों में हैरानी पढ़ ली थी और रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, अरे फिक्र मत करो, ये बच्चे तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे कि ये मोबाइल कैसे ऑपरेट करते हैं। और अब तक मैं इतना तो जान ही चुका हूँ। भले तुम्हारी यादाश्त जा चुकी है, मगर तुम अभी भी हमारी वही अनिका हो जिसे दुनिया के लोग जीनियस कहते हैं। लोगों के लिए जो काम सीखने में महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, वो चीजें तुम ही कुछ ही घंटों में सीख लेती हो। फिर ये मोबाइल चलाना सीखना तो तुम्हारे लिए 5-10 मिनट के वक्त से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और फिर तुम बच्चों को तो जानते ही हो, मोबाइल के मामले में आजकल के बच्चे बड़ों के गुरु होते हैं, और खासकर हमारी शरारती रिया। इतना कहने के बाद रोहित ने फोन बनाने वाले ने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि एक छोटी सी बच्ची उसके फोन के बारे में इतना कुछ जान लेगी, जो शायद उनके बड़े से बड़े इंजीनियर भी नहीं जान सकेंगे। रोहित मुस्कुराकर बिस्तर पर सोए बच्चों की ओर देखने लगा। फिर रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, अब बच्चों को जगा दो, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये कहने के बाद रोहित कमरे से निकल गया। आज रोहित का जिस तरह का बर्ताव था, जिस तरह की बातें रोहित ने की थी, अनिका को अचानक ही ये महसूस होने लगा कि अब रोहित के लिए उसका अनजानापन कुछ कुछ कम होने लगा था। रोहित के होठों का स्पर्श जैसे अनिका के गालों पर नहीं, उसके दिल पर छप चुका था और अनिका तेज सांसें लेते हुए धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अनिका के कमरे के बाहर निकलने के बाद जब रोहित ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में जाकर तैयारियां करने लगा, तब अचानक रोहित के कमरे पर कोई नॉक करने लगा। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने अपनी घड़ी में जब वक्त देखा तो सुबह के 7:30 बजने वाले थे। इतने सालों में इतनी सुबह सुबह रोहित के कमरे में कोई भी नहीं आया था। नौकरों को भी इजाजत नहीं थी कि सुबह के वक्त रोहित को कोई डिस्टर्ब करे। रोहित जब हैरान होकर अपने कमरे के दरवाजे की ओर गया और एक झटके से रोहित ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो एक नौकर दरवाजे पर खड़ा अचानक चौंक गया। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। रोहित ने हैरानी से उस नौकर से को देखा और पूछा, क्या हुआ, कोई अर्जेंट काम है? वो नौकर काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित का कैसे सामना करे। नौकर ने कांपती हुई और डरी हुई आवाज में रोहित से कहा, माफ कीजिएगा साहब, वो बड़ी मालकिन ने मुझे भेजा है। बड़ी मालकिन ने आपको याद किया है। रोहित ने फिर से अपनी घड़ी में वक्त देखा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह दादी माँ ने रोहित को क्यों याद किया था। रोहित ने हैरान होकर अपनी घड़ी में देखा और नौकर से कहा, जाओ, मैं दादी माँ से मिलकर आता हूँ। रोहित की बात सुनते ही नौकर तेजी से रोहित के कमरे के सामने से चला गया। ऑफिस जाने की सारी तैयारियां पूरी करने के बाद रोहित अपने कमरे से बाहर निकला। लिविंग रूम में जब रोहित पहुंचा तब रोहित का ड्राइवर और रोहित के सिक्योरिटी गार्ड रोहित के आने का इंतजार कर रहे थे। रोहित के हाथ से बैग लेकर ड्राइवर दौड़कर लिविंग रूम से बाहर चला गया। रोहित ने घर के हेड सर्वेंट को अपने पास बुलाते हुए कहा, दादी माँ कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में है? हेड सर्वेंट के हाथ के इशारे से रोहित से कहा, नहीं, बड़ी मालकिन वहाँ गार्डन में आपका इंतजार कर रही हैं। बड़ी मालकिन के साथ साथ छोटी मालकिन यानी कि आपकी मम्मी जी भी वहीं पर हैं। रोहित जब गार्डन की ओर पहुंचा तो रोहित ने देखा कि आशा काफी परेशान नजर आ रही थी
और दादी माँ जो व्हील चेयर पर बैठी थी वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी। दिन ब दिन दादी माँ के शरीर की कमजोरी बढ़ती जा रही थी, मगर उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दादी माँ की व्हील चेयर पकड़े केयर टेकर लीला भी काफी बेचैन नजर आ रही थी। रोहित धीरे धीरे दादी माँ के पास आया और आशा की ओर देखकर कहने लगा, क्या हुआ माँ? जैसे ही दादी माँ के कानों पर रोहित की आवाज पड़ी, दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, मुझसे सवाल करो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दादी माँ की आवाज में काफी सख्ती थी और आवाज के साथ साथ दादी माँ की आंखों में भी सख्ती नजर आ रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ का गुस्सा कुछ सातवें आसमान पर था। बात बात पर उन्हें गुस्सा आता था, मगर पिछले कई दिनों से अपने शरीर की बढ़ती हुई कमजोरी के कारण दादी माँ के गुस्से में भी काफी कमी आई थी। मगर आज दादी माँ की आंखों में फिर से रोहित को वही गुस्सा नजर आने लगा था जो कुछ साल पहले तक दिखाई देता था। दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां किसी जिम्मेदार औरत को सौंप रही हूँ, मगर तुम्हारी माँ ने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। दादी माँ की ऐसी बात सुनकर रोहित हैरान होकर अपनी माँ आयशा की ओर देखने लगा। आयशा ने अपना सिर झुका दिया। अपनी माँ का गिरा हुआ चेहरा देखकर रोहित ने आयशा से पूछा, क्या हुआ माँ? दादी माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? रोहित की बात सुनने के बाद आयशा रोहित को देखने लगी। तभी दादी माँ ने आयशा को देखा और फिर रोहित को गुस्से से देखने लगी, मानो वो रोहित से शिकायत कर रही हैं। कुछ देर तक आयशा बस अपना सर झुकाकर खामोश खड़ी रही। तभी दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपनी आवाज ऊंची करके कहा, घर की क्या हालत है? इस वक्त सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे दुश्मन कब किस वक्त कहां से वार करेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। अनिका के साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, मगर फिर भी इस तरह की उटपटांग प्लानिंग करने का क्या मतलब है? दादी माँ की बात सुनकर रोहित शॉक हो गया। दादी माँ क्या कह रही थी, किस बारे में कह रही थी, रोहित की समझ में नहीं आ रहा था। वो कभी दादी माँ की ओर देखता तो कभी आयशा को। तभी रोहित ने अपनी आवाज धीमी करते हुए दादी माँ से पूछा, मगर दादी माँ हुआ क्या है, ये तो बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। ये सुन दादी माँ गुस्से से रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, ये किस तरह का फैसला किया है तुम लोगों ने? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त मारवा हाउस से बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। फिर ये तुम लोग छुट्टियां मनाने की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? दादी माँ की बात सुनकर रोहित हैरानी से आयशा की ओर देखने लगा। उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। रोहित अभी कुछ कहता, इतने में दादी माँ ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, उसकी तरफ क्या देख रहा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये नसीहत तुम्हें आयशा ने ही दी है। मैंने कितनी उम्मीदों से घर की सारी जिम्मेदारियां आयशा के कंधों पर छोड़ी थी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि मैं एक जिम्मेदार कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रही हूँ, मगर नहीं। मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि आयशा ने इतनी समझदारी भी नहीं कि ऐसे वक्त पर क्या फैसला लेना चाहिए और क्या सलाह देना चाहिए बच्चों को। इतना सब कहने के बाद दादी माँ चुप हो गईं। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ को इस वक्त फैमिली की सेफ्टी को लेकर काफी चिंता थी, और रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ को अब हर वक्त यही डर लगा रहता था कि किसी भी वक्त उनकी आंखें बंद हो सकती थी। ढलती हुई उम्र और बढ़ती हुई कमजोरी के कारण दादी माँ की एंजाइटी भी बढ़ने लगी थी। रोहित गार्डन में घुटनों के बल बैठकर दादी माँ की व्हील चेयर पर अपना एक हाथ रख कर कहने लगा, दादी माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, यही मनाली जाएंगे जहाँ से हम सब ने हमारी जिंदगी की शुरुआत की थी। उसी मनाली में जाकर अनिका के खोए हुए अतीत को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जेट सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। दुश्मन चाहकर भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अनिका को कुछ नहीं होगा, बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ को अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की फिक्र थी तो वह था रोहित। रोहित ने दादी माँ के हाथ पर हाथ रखकर कहा, दादी माँ मुझे भी कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
रोहित की यह बात सुनते ही दादी माँ की आंखों में चमक आ गई। उनको अब अपने पोते पर यकीन हो गया। वो रोहित को अपने से ज्यादा मानती थी, उसकी फिक्र करती थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि रोहित उनसे दूर जाए, वो भी ऐसी हालत में जब दुश्मनों की नजर मारवा खानदान पर हो। मगर रोहित भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने सिक्योरिटी का सारा इंतजाम कर दिया था। वो अनिका की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था। दादी माँ रोहित को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश थी और उनको अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था। दादी माँ की आंखों की पुतलियां काफी कमजोर हो गई थी। अपनी पलकें बार बार झपकाकर दादी माँ रोहित के गाल पर प्यार से हाथ फेरने लगी। दादी माँ ने अपनी बूढ़ी कमजोर हो रही आवाज में नरमी लाते हुए रोहित से कहा, तुम्हारे दादाजी ने ये विरासत अपने बेटे को नहीं बल्कि अपने पोते को सौंपी है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी अच्छी तरह से जानते थे कि इस मारवा खानदान के असली वारिस तुम ही हो। तुम्हारे दादाजी ने इतने प्यार से, इतने मेहनत और लगन से जो धरोहर खड़ा किया है, उस धरोहर को अब तुम ही को संभालना है रोहित। कुछ ही दिनों में मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मुझे उस बात का कोई गम नहीं। मैंने जो जिंदगी जी है वो शायद ही किसी को नसीब हो। इस लंबे से जिंदगी में मैंने सब कुछ देख लिया है, उतार चढ़ाव, गम, खुशी, शोहरत की ऊंचाइयां और पताल से भी गहरी मायूसी। मगर इन सब के बीच हमेशा ही मेरा परिवार मेरे लिए मेरी जिंदगी की डोर बनकर खड़ा रहा। सिंघानिया परिवार में बड़ी ही ऐशो आराम से पली बड़ी लड़की एक दिन अचानक तुम्हारे दादा के साथ शादी करके इस घर में आई। इतना कहने के बाद दादी माँ ने रोहित की तरफ देखकर कहा, मैंने मारवा खानदान को अपनाया, तुम्हारे दादाजी को अपनाया और इस खानदान के हर रीति रिवाज को अपना बना लिया। तुम्हारे दादाजी के साथ फेरे लेते वक्त मैंने इस बात की कसम खाई थी कि उनके परिवार की संस्कृति, उनके रीति रिवाजों को अपनाऊंगी। किसी भी हालत में उनके धरोहर को मैं आँच नहीं पहुंचने दूंगी। मुझे मेरी वो कसम आज भी बिल्कुल उसी तरह से याद है जैसे वो कसम मैंने कल ही ली हो। तुम्हारे दादाजी के साथ शादी करने के बाद ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही सारे महीने, सारे साल, सारे दशक बीत गए और आज तुम्हारे बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे को देख रही हूँ। मगर आज भी बस इसी बात का डर लगा रहता है कि मेरे जाने के बाद क्या ये हंसी, ये खिलखिलाहट बनी रहेगी। इस खानदान को बहुत कुछ दिया है तुमने रोहित, बदले में इस परिवार ने तुमसे बहुत कुछ छीना भी है। बचपन में तुम्हारे मासूम कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर तुम्हारे दादाजी ने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी एक माँ ने अपने आप को अपने बेटे से जुदा कर दिया। तुम्हारी माँ ने तो अपना फर्ज निभाया, मगर तुम बिन माँ के पले बढ़े। जिस उम्र में तुम्हें माँ के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस उम्र में तुम अपनी ही सगी माँ की नफरत का सामना करते रहे। दादी माँ की यह बातें सुनकर के पास खड़ी आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा भी एक बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ परिवार के सम्मान, इज्जत और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकती थी, चाहे उसके लिए उन्हें अपने बहुओं के सामने खड़ूस सास का रूप ही क्यों न धारण करना पड़े। रोहित धीरे से खड़ा होकर वापस ऑफिस जाने के लिए गार्डन से बाहर जाने लगा। तभी अचानक रोहित ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और वापस दादी माँ की ओर मुड़कर रोहित कहने लगा, दादी माँ, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। दादी माँ इस बार हैरानी से रोहित को देखने लगी। कई साल हो गए थे, रोहित ने कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले दादी माँ से सलाह मशवरा नहीं किया था। जब रोहित छोटा था तब हालांकि दादाजी के अचानक गुजर जाने के बाद रोहित कई बिजनेस डिसीजन में दादी माँ के साथ सलाह मशवरा कर लिया करता था, मगर अब कई साल बीत गए थे। रोहित अपने आप बखूबी कंपनी को चलाता सीख गया था और अब उसे दादी माँ की सलाह की कोई जरूरत नहीं थी। मगर आज अचानक रोहित ने ये बात कही तो दादी माँ एक पल के लिए चौंक गई। रोहित धीरे से दादी माँ के पास आया और फिर से दादी माँ के पास घुटनों के बल बैठकर कहने लगा, दादी माँ, दरअसल अनिका की हालत आप अच्छी तरह से जानती हैं। अनिका ने मुझसे एक फरमाइश की है। यह बात सुनकर आयशा भी बड़े ही ध्यान से रोहित की बात सुनने लगी। रोहित ने आयशा की ओर देखकर कहा, दरअसल अनिका चाहती है कि वो मनाली से वापस आने के बाद वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन करे। रोहित की यह बात सुनकर आयशा और दादी माँ दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आयशा ने अपने कदम रोहित की ओर आगे बढ़ाए और कहा,
मगर रोहित, यह कैसे हो सकता है? अनिका की हालत तो इस वक्त। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि आयशा क्या कहना चाहती थी, मगर अनिका ने खुद ही रोहित से कहा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वो खुद ज्वाइन करना चाहती थी, और रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका की इस फरमाइश को कैसे नकार दे। रोहित धीरे धीरे अनिका का ट्रस्ट जीतना चाहता था, वो अनिका का भरोसा जीतना चाहता था। ऐसे में अगर रोहित ऐसा कोई भी कदम उठाता है जिससे अनिका नाराज हो जाए या अनिका के दिल को चोट लगे, तो रोहित अनिका पर भरोसा खो सकता था, और रोहित ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। दादी माँ कुछ देर बाद अपने मन ही मन में कुछ सोच कर कहने लगी, देखो रोहित, पहली बात तो यह है कि अनिका इस वक्त इस लायक ही नहीं है कि बिजनेस संभाल सके, और दूसरी बात ये भी है कि अगर अनिका गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन करती है तो सोचो जरा, समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। हमारे घर की बहू अगर उस कंपनी के साथ जाकर काम करेगी तो शायद इस वक्त हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, तो लोग क्या कहेंगे। दादी माँ की इस बात को सुनकर रोहित को दादी माँ की ये बात बहुत चुभी थी। रोहित ने अपनी आवाज में इरिटेशन लाते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ, आप भी किस तरह की बातें कर रही हैं? अनिका अगर इस घर की बहू है तो गुलेरिया परिवार की बेटी है वो। आकाश के चले जाने के बाद अब अनिका के पापा के लिए बस एक ही सहारा है। आयशा भी रोहित की सिचुएशन अच्छी तरह से समझ पा रही थी। वो ये भी जानती थी कि आकाश के मौत के सदमे में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ गुलेरिया परिवार को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। आकाश गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ गुलेरिया परिवार की नींव माना जाता था, और अब उस परिवार की नींव ढह चुकी थी, और अब परिवार की बेटी होने के नाते अनिका का भी फर्ज बनता था कि वो परिवार के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रहे। मगर साथ ही साथ आयशा ये भी जानती थी कि अनिका इस वक्त उस स्थिति में नहीं थी कि वो चाहकर भी अपने परिवार की मदद कर सके। दादी माँ और आयशा दोनों नहीं जानते थे कि रोहित की इस बात पर वो क्या रिएक्ट करे। आयशा ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। ये बड़ी अच्छी बात है कि अनिका अब धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगी है, और साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी जुड़ना चाहती है। इसमें कोई हर्ज नहीं, बस हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए तो अनिका की सेफ्टी की। पहले ही अनिका की सेफ्टी में लापरवाही बरतकर हम इतना बड़ा जुर्माना भुगत चुके हैं। अब आगे कहीं, इससे पहले कि आयशा आगे कुछ कहती, उससे पहले आयशा ने अपने आप को रोक लिया। रोहित ने वो बात सुन ली थी जो आयशा ने नहीं कही थी। कहीं न कहीं रोहित को अंदर ही अंदर अपना गिल्ट खाया जा रहा था। अनिका की किडनैपिंग कहीं न कहीं उसकी ही लापरवाही की नतीजा था। दादी माँ रोहित और आयशा गार्डन में बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही मारवा हाउस के अंदर शोरगुल की आवाज आने लगी। अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर रोहित और आयशा हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही मारवा हाउस के अंदर से शोरगुल की आवाज आने लगी, आयशा दादी माँ की व्हील चेयर को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगी, और रोहित तेजी से घर के अंदर चला गया। घर के अंदर पहुंचते ही रोहित ने देखा कि तीनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार होकर शोर मचा रहे थे। खासकर रिया चिल्ला चिल्लाकर घर के नौकरों से कह रही थी कि वो लोग वेकेशन पर जाने वाले हैं, और कई दिनों बाद उसकी मम्मी और पापा इकट्ठा बच्चों के साथ ढेर सारा वक्त गुजारेंगे। तीनों बच्चों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही थी। अनिका भी बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर खुद मुस्कुरा रही थी। रिया अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर में यहाँ से वहाँ दौड़ा रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी बहन की ऐसे हरकतों को देखकर काफी परेशान हो गए थे। हालांकि उनके चेहरे पर भी खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। घर में कई दिनों बाद इस तरह की खुशियां देखकर घर के नौकर भी काफी इमोशनल नजर आ रहे थे। रिया अनिका का हाथ पकड़कर घर में यहाँ वहाँ दौड़ लगाती रही। फिर अचानक ही रिया अपनी मम्मा अनिका का हाथ पकड़कर दादी माँ की व्हील चेयर के सामने आ गई। तेजी से दौड़ रही रिया ने किसी तरह अपने आप को ब्रेक लगाई और अनिका ने भी किसी तरह वक्त पर अपने आप को रोक लिया। दादी माँ को देखते ही अचानक सारा का सारा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। कई सालों से दादी माँ ने मारवा हाउस में एक चीज खास तवज्जो दी थी और वो थी डिसिप्लिन। ऐसा नहीं था कि दादी माँ को परिवार की खुशियों से कोई एतराज था, मगर दादी माँ ने कभी ये नहीं चाहा था कि मारवा खानदान के लोग
बिल्कुल किसी आम परिवार के लोगों की तरह बिहेव करें। दादी माँ हमेशा से इस बात पर यकीन रखती थी कि खानदान के लोग और मारवा खानदान बाकी खानदान और परिवारों से अलग दिखे। उनका रहन सहन, उनके बात करने का तरीका, सब कुछ। दादी माँ की बुझती हुई आंखों में भी शक्ति साफ नजर आ रही थी। दादी माँ की आंखों में शक्ति देखकर रिया, जो कभी किसी से डरती नहीं थी, वो और बेबाक अपनी बातें सबके सामने करती थी, वो भी एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक गई। जहाँ एक पल के रिया के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी, वहीं अनिका खुलकर मुस्कुरा रही थी। दादी माँ की नजरें भी उसी पर गड़ी हुई थी। रिया ने मुस्कुराकर दादी माँ का एक हाथ पकड़ा और कहा, बड़ी दादी, क्या आप जानती हैं कि डैड मुझे, मम्मा, अलेक्जेंडर और आर्यन को लेकर बाहर जा रहे हैं। हम सब मनाली जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। मेरी और आर्यन की पहली मुलाकात वही मनाली में हमारे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में हुई थी। डैड और मम्मा तो उस वक्त एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मगर आज मम्मा और डैड एक साथ हैं तो सिर्फ मेरे और आर्यन की वजह से। वैसे तो दादी माँ रिया की बातें सुन रही थी, मगर दादी माँ की आंखें अब अनिका पर गड़ी थी। रिया की बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। रिया के सिर पर हाथ रखकर दादी माँ ने अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुम कितनी बड़ी उलझन में फंसी हो। अचानक जब पूरी दुनिया अनजान ही लगने लगे तो तुम पर क्या बीत रही होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। तुम्हें अपने अतीत से जुड़ने में शायद थोड़ा वक्त लगे, तुम्हारी याददाश्त वापस आने में शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये बात आज से हमेशा अपने ध्यान में रखना कि तुम मारवा खानदान की बहू हो। और मेरा यकीन मानो, मारवा खानदान की बहू होने के फायदे से कई ज्यादा बड़े उसके नुकसान हैं। उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। कल तक ये जिम्मेदारियां मुझ पर थी, आज मैंने ये जिम्मेदारियां आयशा के हवाले की है और कल ये जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधे पर आ जाएगी। ऐसे में अगर ये माना जाए कि तुम्हारी याददाश्त कभी वापस नहीं आती है तो तुम्हें नए सिरे से सब कुछ सीखना होगा, नए सिरे से अपने रिश्तों को तलाशना होगा और नए रिश्ते से अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यूँ समझ लो, इस वक्त वो नई नवेली दुल्हन हो जो अचानक एक पराये घर में आती है और पूरी दुनिया बदल जाती है। कल तक जो चेहरे बिल्कुल अनजान थे, अचानक ही वो चेहरे तुम्हारी जिंदगी के सबसे करीबी लोग बन जाते हैं। नई दुल्हन अपनी पिछली जिंदगी भुला तो नहीं देती है, मगर वो अपनी नई जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है। अनजान लोगों के बीच रहकर भी अपनी जिम्मेदारियां समझकर, नए परिवार के रीति रिवाजों को समझकर नए परिवार को अपना बना लेती है। इस हद तक वो नए परिवार को अपनाती है कि उस परिवार का सुख चैन, उसकी आन बान शान ही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। इस वक्त तुम्हारी जो हालत है उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ और मेरा यकीन मानो कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मगर जरा सोचो, तुम्हारी हालत और उस नई नवेली दुल्हन की हालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस अब तुम्हें ये तय करना है कि उस नई नवेली दुल्हन से तुम्हें क्या सीखना है। अनजान चेहरों के बीच अपनापन ढूंढना, उसके रीति रिवाजों को समझकर उसे अपनाना। दादी माँ की ये सारी बातें सुनकर अनिका बिल्कुल खामोश खड़ी आयशा की ओर देखने लगी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ की आवाज में काफी शक्ति थी और ऐसी हालत में अनिका को इस तरह की शक्ति परेशान कर सकती थी। दादी माँ ने जो बातें अचानक कही थी, उससे घर का वातावरण बिल्कुल टेंस हो गया था। वातावरण थोड़ा लाइट करने के लिए आयशा ने मुस्कुराते हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे भाई, इसीलिए तो ऊपर वाले ने हम औरतों को इतना ताकतवर बनाया है। हम पुराने संबंध अच्छी तरह से संभालना भी जानती हैं और नए संबंधों को एक्सेप्ट करना भी अच्छी तरह से जानती हैं। जिस तरह दादी माँ ने इस घर को अपनाया और इस घर की मान मर्यादा को कभी ठेस न पहुँचे, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी मारवा खानदान की देख रेख में लगा दी, उसी तरह अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम मारवा खानदान की आन बान और शान को हमेशा इसी तरह बरकरार रखें। इसके बाद आयशा ने मुस्कुराते हुए दादी माँ की ओर देखा और कहा, मगर दादी माँ, हम भी कितने किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी बहू मिली है। भले ही आज इसे अपना अतीत याद नहीं है, उसकी जिंदगी से जुड़ी कोई चेहरे याद नहीं है, मगर आज भी उसके संस्कार उसी तरह बरकरार हैं। जहां आजकल की बहू ये रिश्तों की अहमियत को अच्छी तरह से समझने के बावजूद अपने घर के बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव करती है,
वहाँ संबंधों की परिभाषा ना जानते हुए भी आपकी बात कितनी अच्छी तरह से सुनी है हमारी अनिका ने। दरअसल आयशा भी अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ को बस अब इसी बात का अफसोस था और इसी बात की शायद चिंता थी कि भविष्य में अनिका की याददाश्त शायद वापस कभी न लौटे और ऐसे हालत में मारवा खानदान का क्या होगा। अगर घर की बड़ी बहू होने के नाते खानदान की जिम्मेदारियां अनिका नहीं संभाल पाएगी तो एक एक करके परिवार बिखर जाएगा। दादी माँ की परेशानी अच्छी तरह से समझते हुए आयशा मारवा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अब जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आ गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ाओ। आयशा की बात सुनकर अनिका ने एक बार आयशा की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अनिका भी ये समझ चुकी थी कि आयशा ने सिचुएशन संभालने के लिए ये बात कही थी। अनिका तीनों बच्चों के साथ मारवा हाउस के लिविंग रूम से बाहर निकल गई, जहां पहले से रोहित ने ड्राइवर और बाकी सिक्योरिटी गार्ड को तैयार रखा था। अनिका के जाने के बाद रोहित अपने घुटनों के बल बैठकर दादी माँ से कहने लगा, दादी माँ, इस तरह से अनिका से बात करने का क्या मतलब था? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि इससे पहले कि रोहित अपनी बात आगे बढ़ा पाता, दादी माँ ने अपने हाथ के इशारे से रोहित को रोक लिया और कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अनिका की याददाश्त वापस आए या ना आए, उसका और इस घर का रिश्ता अलग नहीं हो सकता। अगर पुरानी अनिका वापस नहीं आ सकती तो हमें नई अनिका को पुरानी अनिका के रहन सहन के तौर तरीके सिखाने होंगे। यह कहने के बाद दादी माँ ने अपनी केयर टेकर लीला को इशारा किया। इशारा समझते ही लीला ने दादी माँ के व्हील चेयर को अपने हाथों में पकड़ लिया और दादी माँ को अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। रोहित और आयशा दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वैसे दादी माँ ने जो बात कही थी वो पूरी तरह से गलत नहीं थी। कहीं न कहीं रोहित की निजी जिंदगी में भी रोहित को दादी माँ की कही इस बात को फॉलो करना था। दादी माँ जाने अनजाने में बहुत बड़ी बात कह गई थी कि अगर नई अनिका को पुरानी अनिका याद नहीं आती तो हमें नई अनिका को पुरानी अनिका के जीने के तौर तरीके सिखाने होंगे। कार में तीनों बच्चे बैक सीट में अनिका के अगल बगल में बैठे थे। सबसे पहले कार शुरू होते ही एलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मम्मा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। दादी माँ वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। पहले पहले तो मुझे भी दादी माँ बहुत खड़ूस लगती थी। दादी माँ शायद आज भी मुझ में, रिया में और आर्यन को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे और रिया को नफरत करती हैं। शी इज एन ओल्ड वोमन, और कहा जाता है ना कि इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसका बचपना लौटता जाता है। एलेक्जेंडर की ये बातें आर्यन को दिल ही दिल में काफी चुभ रही थी। एलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही आर्यन ने अपनी सख्त आवाज करते हुए कहा, नहीं दादी माँ, इज नॉट लाइक दैट, सी जस्ट लाइक डिसिप्लिन, दैट्स इट। आर्यन की बात सुनते ही रिया अनिका के पास आई और अपना एक हाथ अनिका की कान पर रखकर धीमी आवाज में कहने लगी, आर्यन डजंट लाइक इट व्हेन वी टॉक अबाउट दादी माँ बिकॉज। आर्यन को पता है कि दादी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं और मैं तो ये भी जानती हूँ कि दादी माँ आगे चलकर सारी की सारी प्रॉपर्टी आर्यन के नाम करने वाली हैं। मुझे और एलेक्जेंडर को कुछ नहीं मिलने वाला। एक नन्ही सी बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों की ऐसे बातों पर क्या जवाब दे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रिया जो बातें कर रही थी उस तरह की सोच एक छोटे बच्चे की नहीं रखनी चाहिए, मगर इस वक्त अनिका खुद उस स्थिति में नहीं थी कि रिया को वो समझा सके कि उसे इस तरह के ख्याल अपने मन में नहीं लाने चाहिए। कुछ ही देर में अनिका की कार स्कूल के मेन गेट तक पहुंची। स्कूल पहुंचने के बाद एलेक्जेंडर और आर्यन तो कार से उतरकर स्कूल गेट की ओर जाने लगे, मगर रिया स्कूल जाने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी दोनों बाहें अपनी माँ के गली में डालकर रिया से कहने लगी, मम्मा, मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस घर ले चलो ना, मुझे आपके साथ खेलना है, आपके साथ बातें करनी है। क्या आपको पता है मैंने आपको घर में सबसे ज्यादा मिस किया था जब आप घर पर नहीं थी। अब तक अनिका इतना तो जान चुकी थी कि तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा अगर पढ़ाई और स्कूल से छुटकारा पाने का बहाना अगर कोई ढूंढती थी तो वो थी रिया। रिया की इन शरारतों को कुछ कुछ समझते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ। स्कूल से आने के बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। इस वक्त तुम्हें स्कूल जाना है और तुम जानती हो ना, अगर मैंने तुम्हें स्कूल नहीं भेजा तो दादी माँ मेरी क्या हालत करेंगी। यह कहने के बाद खुद अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
अनिका रिया को लेकर कार से बाहर निकली और रिया को गेट की ओर ले गई। तीनों बच्चों को बाय कहने के बाद जैसे ही अनिका वापस कार में बैठने के लिए मुड़ी, अचानक अनिका के सामने एक 45-50 साल की औरत आ गई। अनिका उन्हें इस तरह से अपने सामने देखकर चौंक गई। तभी उस औरत ने अनिका से कहा, अरे अनिका, हाउ आर यू नाउ? मैंने कुछ दिनों पहले एक बड़ी ही अजीब सी काली गाड़ी में से तुम्हें सुबह के 3:30 या 4 बजे उतरते हुए देखा था। वो आदमी कौन था उस वक्त तुम्हारे साथ? उस औरत की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई।